ईरान से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सुनने को मिल रही है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होकर तबाह हो चुका है और इसके अंदर इनकी शहादत भी कन्फर्म हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। ये वाक़या दरअसल उस वक्त पेश आया जब इब्राहिम रईसी अज़रबैजान के सदर के साथ मिलकर कई और दूसरे माहदात पर दस्तखत करने के बाद दो डैम का इफ्तिताह करने के लिए यहाँ आए। इस हादसे के वक्त वो ईरान की हदूद के अंदर यानी ईरान के सूबा जिसका नाम अज़रबैजान है इसके अंदर मौजूद थे। ये टोटल 3 हेलीकॉप्टर थे जिनमें से 2 आगे मौजूद थे जबकि एक हेलीकॉप्टर पीछे मौजूद था जिसके अंदर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, इसके अलावा ईरानी वज़ीर ख़ारजा, ईरान के सूबा अज़रबैजान के गवर्नर, कुछ मजहबी शख्सियात के अलावा डिप्लोमेट्स और इनके बॉडी गार्ड्स मौजूद थे। ये तमाम अफराद हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद थे। ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा दरअसल वही हैं जब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बलूचिस्तान के इशू को लेकर मसला बना तो दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के इलाकों पर स्ट्राइक करने शुरू किए। तो इन्हीं का बयान था कि पाकिस्तान और ईरान दोनों मुसलमान भाई भाई हैं, दोनों को आपस के अंदर झगड़े की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले ईरानी सदर पाकिस्तान का भी दौरा किया जहां पर उनके साथ कई मुआहदात किए गए। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से बात करने की भी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उनका ये कहना था कि कुछ वजूहात की बिना के ऊपर मैं ऐसा नहीं कर पाया। जिस इलाके के अंदर ये वाक़या पेश आया दरअसल यहाँ पर मौसम इंतहाई ख़राब था। इसके अलावा ये बहुत ही पहाड़ी इलाका है, यहाँ फिर जोग्राफिकली बहुत ही सख्त इलाका है जहाँ पर बस जंगल और पहाड़ मौजूद हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये माना जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर दरअसल मौसमी ख़राबी की वजह से क्रैश लैंडिंग की वजह से तबाह हो गया, लेकिन ये खबर कन्फर्म होने से पहले ईरानी मीडिया ने इसके बारे में ये क्लेम किया कि ये हेलीकॉप्टर लापता है, इसकी तलाश जारी है। इनको लगता है कि शायद ये हेलीकॉप्टर कहीं पर हार्ड लैंडिंग की वजह से उतर गया होगा, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर सकता है। लेकिन अफसोस ऐसा ही हुआ। जब इस हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी की खबर पूरी दुनिया के अंदर फैली तो तुर्की ने अपने ड्रोन इस तरफ रवाना किए, अपनी रेस्क्यू टीमें भेजी। इसके अलावा रशिया की 47 के करीब रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुँच गई। ईरान के खुद के कई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर रात भर इसके मलबे को या फिर इस क्रैश लैंडिंग की साइट को तलाश करने की कोशिश करते रहे, लेकिन ख़राब मौसम होने की वजह से कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आखिरकार तुर्की के एक ड्रोन की मदद से क्रैश लैंडिंग की जगह को देखा गया और इससे ड्रोन फुटेज की मदद से करीब जाने पर पता चला ये हेलीकॉप्टर तो क्रैश लैंडिंग के बाद बिल्कुल तबाह हो चुका है। इनफैक्ट ये तो हवा के अंदर ही फटकर ज़मीन पर गिर गया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की अचानक मौत के बाद बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने भी जन्म ले रही हैं, जिसके मुताबिक इसके पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है, क्योंकि इसराइल को सबसे ज़्यादा ईरानी सदर के ही वजूद से तकलीफ थी। दूसरी वजह बताई जा रही है कि इंटरनल पॉलिटिक्स का नतीजा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ईरान के लोगों का मानना था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी के बाद इब्राहिम रईसी इनकी जगह लेने वाले थे। और तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि वाकई ही दरअसल ये कोई हादसा ही हो, लेकिन हालात को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंट है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अगर वाकई मौसम ख़राब था तो 3 में से सिर्फ एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार क्यों हुआ, और हेलीकॉप्टर भी वो जिसके अंदर इंतहाई अहम तरीन शख्सियात सवार थी। ये बहुत ही बड़ा सवाल है। ईरान के अंदर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा हादसा है, क्योंकि इनकी आवाम भी रात भर सड़कों पर रो रो कर ये दुआएं करती रही कि इनके सदर खैर आफियत से हों, इनकी मौत की खबर झूठी हो। लेकिन अफसोस वही हुआ जिसका डर था। एक ही टाइम के अंदर ईरान के सदर, इनके वज़ीर ख़ारजा और इनके सूबा के गवर्नर सब मारे गए। इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई काबिल तशवीश है। इब्राहिम रईसी वो शख्सियत हैं जिन्होंने एक बार फिर से उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की कोशिश की थी, और वो पाकिस्तान के अंदर भी आकर यही कहना चाह रहे थे कि मैं पाकिस्तान की आवाम को यही पैगाम देना चाह रहा हूँ, तमाम मुसलमान उम्मत मिलकर इसराइल के जुल्म के खिलाफ इकट्ठी हो जाए, तमाम मुस्लिम लीडर्स भी एक हो जाए,
आपको याद है कि तारीख के अंदर यही कोशिश बालकुल भुट्टो ने भी की थी, इसके अलावा सदर सद्दाम हुसैन ने भी यही कोशिश की थी, इसके अलावा लीबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी ने भी इसी किस्म की कोशिश की थी, लेकिन सब के सब का अंजाम एक जैसा हुआ। इसराइल की वजूद से मुतालिक इब्राहिम रईसी ने आखिरी बार क्लियर कट बयान दिया था कि हम इसराइल के वजूद को दुनिया से ख़त्म करके दम लेंगे, और आप देखें कि इनका अंजाम भी एक हादसाती मौत की सूरत के अंदर हुआ, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल को ही हो सकता है। सो ये बात लॉजिकल लगती है कि इसराइल के मुसाद का इस हमले के अंदर कोई ना कोई हाथ ज़रूर होगा, लेकिन खैर ईरान की तरफ से या फिर इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से अभी इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं हुई, तो हम वक्त से पहले कुछ नहीं कह सकते। ईरान के इसके बारे में खुद मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करेगा तो सूरत-ए-हाल वाज़ेह होगी कि दरअसल इसके पीछे कौन है। लेकिन मेरा जहाँ तक शक है, मुझे इसके अंदर इसराइल की इन्वॉल्वमेंट वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। इब्राहिम रईसी इस तरह से अचानक मौत के बाद मिडल ईस्ट इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान मिडल ईस्ट का इंतहाई एक अहम कंट्री है, और आप देखें ये असर पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल की कीमतें अचानक बढ़ने लगी हैं। इसके अलावा ईरान हज़्बुल्लाह और हमास को भी माली और अस्करी मदद फराहम करता था, जिसकी वजह से वो इसराइल के ख़िलाफ़ गज़ा के अंदर लड़ते रहे। ये मदद और सप्लाई भी काफ़ी हद तक अब इफ़ेक्ट होगी। लेकिन अगर बात करें कि क्या ईरान के अंदर इस वजह से कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, तो इसका जवाब है कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि ईरान के अंदर अभी भी पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पर सुप्रीम लीडर अभी तक आयतुल्लाह खुमैनी है, जो कि सबसे सुप्रीम होता है। आर्मी, जुडिशरी और इसके अलावा स्टेट, मीडिया सब कुछ इसके अंडर होता है। इसके बाद सदर की बारी आती है, जो कि दूसरा सबसे अहम तरीन ओहदा है। इस हादसे के अंदर इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर का नाम बेल 212, जिसे अमेरिका ने बनाया है, और ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स और इनके प्राइवेट टूवर्स के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अब इसे अमेरिका नहीं बल्कि कनाडा के अंदर बनाया जाता है। आखिरी बारी सितंबर 2023 के अंदर यूएई के अंदर क्रैश हुआ था, और अब की बार ईरान के सूबे अज़रबैजान के फॉरेस्ट, जिसका नाम डज मार्स फॉरेस्ट है, यहाँ पर गिरकर तबाह हुआ। ईरानियन अवाम के लिए ये तमाम सदमा एक तरफ, लेकिन इसके बाद सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि इसके बाद इनकी जगह कौन लेगा। अच्छी बात यह है कि ईरान के अंदर इसके मुतालिक वाज़ेह तौर पर कवानीन मौजूद हैं कि अगर से अचानक सदर की मौत हो जाए तो इसकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट इसकी जगह, जिनका नाम मोहम्मद मुखबर है। अरब मुल्कों इराक, कतर, यूएई, सऊदी अरब ने भी इस पर गहरे दुख का इजहार किया। इसके अलावा रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान में भी इस पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इस हादसे की टाइमिंग इंतहाई अहम है, और ये इसराइल के लिए इंतहाई खुशी की खबर है, क्योंकि गजा इसराइल जंग के अंदर ईरान ने इसको बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम दिया हुआ था कि ईरान ने तो पहली बार डायरेक्ट इसराइल के वजूद पर ही हमला करने की जुर्रत की, और ये उस चीज़ का बदला था जब शाम के अंदर ईरान की एम्बेसी पर इसराइल ने डायरेक्ट हमला किया। इसके अलावा ईरान ने इंटरनेशनल लेवल पर लॉबिंग करने के अलावा गजा के मुसलमानों की मदद के लिए हमास और हिजबुल्लाह को भी माली तौर पर मदद फराहम करके इसराइल के लिए लड़ने के लिए खड़ा किया हुआ है। अब देखना ये है कि ईरान की पॉलिसीज़ उसी तरह से जारी रहेंगी इसराइल के ख़िलाफ़, या फिर हमें इसके अंदर कोई चेंज देखने को मिले। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि जब इसराइल को बताया गया कि ईरान के सदर पिछली रात से गायब हैं, तो इसराइल का जवाब बड़ा मशकूक-कुन था। इसका कहना था कि हमें इस बात की खबर है, लेकिन इनके कत्ल के अंदर हमारा कोई हाथ नहीं। हालांकि अभी तक ईरानी मीडिया और दुनिया भर के इंटरनेशनल मीडिया पर ये खबर ही नहीं चली थी कि ईरानी सदर किसी हादसे के अंदर मारे गए हैं। इस वक्त तक तो सिर्फ उनके लापता होने की खबरें थी, लेकिन इसराइल ने ये वक्त से पहले ही कैसे बता दिया कि वो मारे जा चुके हैं, और हमारा इसके अंदर कोई हाथ नहीं, जिसका मतलब ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और इसीलिए इस वक्त से, इस हादसे के बाद पूरी दुनिया की मशकूक नज़रें सीधा सीधा इसराइल की तरफ हैं, क्योंकि इस हादसे का सबसे बड़ा बेनिफिशरी
اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسرائیل ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایران کے لیے یہ بات ثابت کرنا مشکل ہے کہ موساد یا پھر اسرائیل کی اس حادثے کے اندر کوئی انوالومنٹ ہو سکتی ہے، جب تک کہ کوئی واضح طور پر انویسٹیگیشن ایران کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ واقعی موسمی خرابی کی وجہ سے یہ ہیلی کاپٹر کوئی کریش لینڈنگ کی وجہ سے کریش ہو گیا ہو، لیکن اس کے چانسز لوجیکلی بہت کم نظر آتے ہیں۔ امریکہ نے تو انویسٹیگیشن سے پہلے ہی یہ کہہ دیا ہے کہ ایران اب ڈائریکٹلی اسرائیل کو اس کے لیے بلیم کرے گا۔ دیکھیں، اس حادثے کے بعد آنے والے کچھ دن انتہائی اہم ہیں، کیونکہ ان کے اندر ہمیں پتہ چلے گا کہ ایران کی تحقیقات کے بعد اس کو موساد سے متعلق کوئی ثبوت ملتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ملتے ہیں تو ایران کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی سی بات یہ ہے کہ ایران اس کا بدلہ ضرور لے گا، لیکن اگر نہیں ملتے تو یہ واقعی کوئی حادثہ تھا، تو اس پر ہمیں صبر کرنا ہوگا اور ہمیں ابراہیم رئیسی کا متبادل تلاش کرنا ہوگا، جو کہ اس وقت تو ایران کے اندر آیت اللہ خمینی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان شہداء کی مغفرت فرمائے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ایران کی عوام کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، فی امان اللہ۔